जय हिंद दोस्तों, सीडीएस वाला पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र। ओके, तो आज जो आपके सीडीएस के एग्जाम में इकोनॉमिक्स आती है वो मैं आपको आज से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखाने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करके लेते हैं कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स आते हैं और हमको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो, अगर इकोनॉमिक्स की बात रखी जाए तो इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है। जैसे कि हम सबको पता है सीडीएस का पेपर यूपीएससी लेता है, तो हमको अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ना होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उसके पहले जो एक मेजर बात आती है कि हमको सिलेबस पता होना चाहिए, और इसके बाद में कि हमको उसमें से आईएमपी क्या पढ़ना है। आईएमपी तो बाद में आएगा, पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ओके, अगर आप लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस कम से कम एक बार, मिनिमम एक बार अगर पूरा पढ़ के लिया और उसके बाद में केवल उसको रिवीजन देते रहे, तो मैं तो कहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन शायद ऐसा हो जो जीके के पेपर में रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं साइंस सेक्शन निकाल दूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको, ओके, तो ये सारे सेक्शंस ऐसे हैं, अगर आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांसेस होते ही नहीं है। तो मैंने सीडीएस के पूरे इकोनॉमिक्स को 36 या 37 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और मैं आप सबको बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करो और ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने बुक के अंदर बाय हैंड अपने हाथों से इसको लिखो। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए। तो ये सारा टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इसका जो भी टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा सब्जेक्ट के ऊपर जाने वाला हूँ। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने के पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग एक कॉमन चीज समझ के लेते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट कोई भी हो, जीके ऐसा, मतलब जीके ऐसा टॉपिक है तो बच्चों को पढ़ने में बोरियत लगता है। चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो, या फिर आपका पॉलिटी हो, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो। मेरे हिसाब से इन चारों सब्जेक्ट से ज्यादा एकदम मजेदार सब्जेक्ट्स कोई है भी नहीं, और एक मैथ्स, क्योंकि मेरा खुद का फेवरेट है ये। ओके, तो इन पांचों सब्जेक्ट्स को एकदम इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि जब तक किसी विषय से आपका अटैचमेंट नहीं होगा, आप लोग जब तक उसको अच्छे से समझोगे नहीं, रियल लाइफ से रिलेट करके देखोगे नहीं, तब तक आपको इकोनॉमिक्स रियल में समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक्स रियल में आपके आसपास होता है। इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट एक ही अर्थ है, अगर एक अर्थ बोलूं तो पैसा, या फिर आपके सोर्सेस और रिसोर्सेस। ये आगे क्या है मैं आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है, मैं ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ के लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो जिसने भी सोचा था कि मैं आज टॉपिक सिखाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज सिर्फ इस एक वर्ड के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसको समझना कैसे है, और आपको इसको रियल लाइफ से रिलेट कैसे करना है। ओके, चलिए, ये देखिए, मान के लीजिए कि आप सबको मालूम है कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं। हम लोग कहाँ पे पैसा रखते हैं? हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं। ओके, हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर आप सबको एक चीज बोलूं मैं, थोड़ा इसको ना मैं साइड में कर लेता हूं। देखो, अब मान लो आप लोग कि आप लोग बैंक में पैसा रखते हैं। अब बात यह है कि बैंक में नंबर ऑफ पर्सन काम करते हैं। अब आपको समझना है, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया होगा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ताकि आप उनके बैंक में पैसा रखो, मतलब बैंक आपको पैसा रखने पे एक टाइम के बाद थोड़े ज्यादा पैसे देता है। अब बात यह है कि बैंक वो पैसे कहाँ से देता है? क्या बैंक अपने जेब से आपको पैसे देता है, या फिर जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं उनकी सैलरी काट के पैसे देता है? कभी आपने सोचा ये सब चीज कि बैंक पैसे कहाँ से देता है? जैसे कि मान लो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो अगर एक फिक्स्ड डिपॉजिट कोई बंदा जाता है वहां पे करवाता है। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट उस बंदे ने करवाया 4 करोड़ रुपीज का। ओके, अगर मैं नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता हूँ जो बैंक देती है, वो 6, वो 6
6% का देती है, जो कि मिनिमम है। ओके, अगर बैंक ने 4 करोड़ के ऊपर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो उस बंदे को 1 साल में 24 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 24 लाख रुपए, उसको 24 लाख रुपीज मिलेंगे। बात यह है कि 1 साल के बाद उसके जो ये 4 करोड़ है, उसके 4 करोड़ बन जाएंगे 4 करोड़ 24 लाख रुपए। अब बात ऐसे कि 24 लाख कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। मेन बात यह आती कि बैंक ने ये 24 लाख उस उस बंदे को दिए कहाँ से? ओके, उस बंदे को दिए कहाँ से, और इसमें बैंक का प्रॉफिट क्या हुआ? यही बात होती है कि अगर आप लोग आरबीआई कैसे वर्क आरबीआई कैसे काम करती है, आपके यहाँ पे जितने बैंक्स वगैरह वो लोग काम कैसे करते हैं, अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो आप लोग इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। समझ गए? इकोनॉमिक्स को समझने का सबसे बेस्ट आइडिया है अपने बैंक के काम करने के तौर, उसके उस, वो किस बिहेवियर में काम करती है उसको सीख लो। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 24 लाख रुपए ये बैंक ने कहाँ से दिए? अब ऐसा तो नहीं कि बैंक ने अपने जेब से निकाल कर दिए होंगे, बैंक ने भी कहीं ना कहीं से दिए होंगे। और प्लस इसमें बैंक का प्रॉफिट क्या हुआ? क्योंकि अगर मैं हूं तो मैं बिना अपने फायदे के दूसरे किसी पर्सन को फायदा थोड़ी करवाऊंगा, क्योंकि उससे भी तो मेरा काम है, मेरे को भी पैसे कमाने। तो बैंक ने 24 लाख रुपए अगर इस बंदे को दिए, तो बैंक ने असलियत में कितने कमाए? बैंक ने वो पैसे कहाँ से कमाए? ये सब सोचने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि बैंक ये सब कैसे करते हैं। देखो, तो मान लो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पर्सन है, इंडिया में बहुत जनसंख्या बहुत है, उन्होंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। ओके, उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया। कहाँ पे इन्वेस्ट किया? मतलब कहाँ पे रखा? वो लोग ने बैंक में डिपॉजिट किया। ओके, इन्वेस्ट नहीं, बैंक में डिपॉजिट किया। अब वो जो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हुआ है, उसके बाद बैंक क्या करता है? उसके बाद बैंक वो जितना सारा पैसा है, कुछ हिस्सों में, कुछ स्टॉक मार्केट में लगाता है, वो कुछ बंदों को लोन देता है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, कितने टाइप्स के लोन, एजुकेशन लोन्स मार्केट में अवेलेबल है, बिजनेस लोन्स वगैरह, सब कुछ वो लोन्स प्रोवाइड करता है। जब वो बैंक, अब ये जितने सारे लोन्स बैंक लोगों को देती है, वो सब कहाँ से देती है? जो आपने पैसा बैंक में रखा होता है, वही पैसा बैंक आगे जाकर लोगों को लोन देती है। जब लोग लोन लेते हैं तो वो लोग बैंक को क्या देते हैं? वो लोग बैंक को देते हैं इंटरेस्ट। ओके, और उसी इंटरेस्ट में से बैंक कुछ हिस्सा आपको देती है और कुछ हिस्सा खुद रखती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखो यहाँ पर मेरी बात को अच्छे से समझना आप लोगों के। ठीक है, देखो, दो टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ओके, मैं आपको टर्म्स एंड ये सब नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझना है कि मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ। देखो, दो टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा होता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लो, एग्जांपल रखो कि आपने बैंक में, ओके, मान लो कि आपने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, आपने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट किए। ओके, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 4% का। तो वो 100 रुपए 1 साल के बाद कितने बन जाएंगे? 104 रुपए बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 104 रुपए बन जाएंगे। ये आपको फायदा दिख रहा है। ओके, अब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड होता है इन्फ्लेशन के ऊपर। क्या होता है? इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आपने अगर 100 रुपए, अगर मान लो किसी चीज की कीमत 2016 में 100 रुपए थी, क्योंकि 2016 में 100 रुपए थी, 1 साल के बाद अगर जो उसका प्राइस है वो 6% से बढ़ जाता है, उसका जो प्राइस है वो 6% से बढ़ जाता है, तो वो 106 रुपए की बन जाएगी। ओके, अब यहाँ पर ये चीज 106 रुपए की है। मान लो अगर आपको कोई चीज 100 रुपए की थी, तो वो अगर आपको 106 में मिल रही है, बट आपके पास बैंक से केवल 104 रुपए का ही रिटर्न है, तो वो चीज आपके लिए क्या हो गई? वो चीज आपके लिए 2 रुपए महंगी हो गई। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? यहाँ पे रियलिटी में आपका लॉस हुआ है। प्रॉफिट किसका हुआ? 2 रुपए का, कि 2 रुपए लेके गया आपका बैंक।
समझ गए? आपको 100 से 104 मिले, अगर रियलिटी में देखा जाए जिसमें सिर्फ आपका फायदा होता, ना बैंक का फायदा होता, ना जो बैंक में काम कर रहे, न उनका फायदा होता। अगर सिर्फ आपका फायदा देखा जाता तो आपको 106 आपको 106 रुपए मिलते, उसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट होता। बट उसमें से आपका हिस्सा निकाल कर जो बैंक को मिला, वो वहां पे कितना मिला बैंक को 2 रुपए मिले। समझ गए? इसलिए बैंक हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देती है, न कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। समझ गए? बैंक को पैसे कहाँ से मिलते हैं? बैंक जो आपको पैसा देती है, बैंक जो आपको पैसा देती है, वो अपना हिस्सा निकाल कर देती है आपको पैसा। समझ गए आप लोग? अब देखो यहाँ पर, अब बात है कि बैंक जो 4% भी देती है तो वो कहाँ से देती है? मैं बोला ना, बैंक इन सारे जगहों में पैसा अपना फंसा फंसा कर रखती है। वो लोगों को लोन ज्यादा देती है, वो लोग से इंटरेस्ट ज्यादा लेती है। और बैंक ना लोगों को ना मूर्ख बहुत अच्छे से बनाती है कुछ लॉज और कानून को लेकर। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर इकोनॉमिक्स को और अच्छे से समझना है तो आपको ना थोड़े कानूनी दांव पेच आने भी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको अगर बताता हूँ, देखो देखो इकोनॉमिक्स ना बहुत एकदम मजेदार सब्जेक्ट है, बस आपने इसको रियल लाइफ से जोड़ सको। देखो यहाँ पर, जैसे कि मान लो आपका एक सेविंग अकाउंट है। ओके, सेविंग अकाउंट है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में आपने रखा है 4000 रुपीज। ओके, अब बैंक आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, मान लो कितना परसेंट, 1 से 2% आपको वो इंटरेस्ट दे रहा है इसके ऊपर, नॉर्मली सेविंग अकाउंट पे जो लगता है। लेकिन इसके ऊपर ना एक सेटिंग होती है, क्या होती है मालूम है? वो सेटिंग होती है स्वीप अकाउंट की, और उसको बोला जाता है स्वीप फैसिलिटी। ओके, स्वीप फैसिलिटी। अगर ये अकाउंट स्वीप फैसिलिटी ऑन हो जाती है तो बंदे को 4000 के ऊपर एफडी जितना रिटर्न मिलता है, जो होता है 4 से 5% का। बस इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट आपको लगानी पड़ती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके नीचे जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है ये बैंक पर्सन को नहीं बताती। क्यों? इसमें बैंक का ज्यादा लॉस है कि बैंक अगर यहाँ पे 1 से 2% दे रहा है तो वहां पे कुछ परसेंट वो बचा भी तो रहा है। समझ गए? यही बात होती है। आइए, अब एक और मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मैं जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो, क्योंकि बैंक में आपका भी खाता होगा। देखो, एक होता है अगर आपको एफडी करवानी है 1 साल की। ठीक है, मान लो आपके पास है, फिर से वही लेता हूँ, 4 करोड़ रुपए आपके पास है। ठीक है, अब मैं जो, मतलब कि मेरे यहाँ पे एक बैंक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो उसके ऊपर 1 साल में उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलने वाला है 5.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, बट ये हो गया नॉर्मल बंदा। अगर मैं बैंक में जाऊंगा तो मैं बैंक वाले को बोलूंगा कि भैया मुझे 1 साल 15 घंटे के लिए एफडी करवानी है। 1 साल 15 घंटे के लिए। क्यों? अगर मेरे पास सेम अमाउंट है, अमाउंट मेरे पास XYZ जो भी हो, तो मेरे को उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 0.70%। मतलब देख लो, सिर्फ 15 घंटे से मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.40% बढ़ गया। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हुआ? वो मेरा 40% बढ़ गया। समझ गए? 0.40% बढ़ गया। सिर्फ ये चीज मुझे मालूम थी। मुझे ये चीज कहाँ से मालूम थी? क्योंकि मैंने आरबीआई के गाइडलाइंस वगैरह पढ़े हुए थे, और उसके बाद में मुझे इकोनॉमिक्स भी समझने आती थी कि पैसे का लेन देन कैसे होता है, कहाँ से होता है, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक्स हमारी क्या है। तो इसके ऊपर आपको कोई डाउट है? आई होप कि आपको अभी तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा कि बैंक पैसे रियल में कहाँ से अर्न करता है। ओके, जैसे कि बैंक में अगर आप लोग एफडी डिपॉजिट करते हो तो उसमें बैंक का ज्यादा फायदा होता है एफडी के पीछे। क्यों? अगर आपको 24 लाख रुपए मिल रहे होंगे, ओके, अगर आपको 24 लाख रुपए मिल रहे होंगे 6% के ऊपर, तो आप लोग उसका 8% निकाल के देखना। 8 चौक कितना होता है? 32 होता है। ओके, तो यहाँ पे 24 से 32 के बीच में लॉस कितना हुआ? 6 लाख रुपए आपका बैंक लेके जाएगा। कितना रुपए? 6 लाख रुपए आपका बैंक लेकर जाएगा। और ओवरऑल वो जो बाकियों से ब्याज लेता है वो तो अलग ही है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो
कि आपको सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन फ्यूचर ये जो मेरी सजेशन है ये आपके काम में आएंगी होम लोन को लेकर। इन फ्यूचर मान लो अगर आप लोग होम लोन लेने जाते हो, ओके, क्योंकि होम लोन हर बंदा लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको अगर अपना खुद का घर बिल्ड करना है तो अगर वो होम लोन लेता है, उसके बाद में मान लो उसने लोन लिया होगा अप्रोक्स, मान के तो 40 लाख का लोन लिया उसने, ओके, 40 लाख का लोन लिया, ओके, चलो, तो उसने 40 लाख का लोन लिया, तो उसके 40 लाख के लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट बैठेगा, तो इंटरेस्ट बैठेगा 60 लाख रुपए का, ओके, और इतना एवरेज में बैठता ही है। तो उसको 40 लाख का लोन लिया, उसको प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा तो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, मतलब उसने 1 CR के आसपास तो केवल अपना लोन भरा। उसने 40 लाख का लोन, जिसकी कीमत इन फ्यूचर उसने अगर 20 से 30 साल का टाइम पीरियड लिया तो उसका वो बन जाएगा 1 करोड़ रुपीस। अब बात ये देखो, अभी इतना तो आपको भरना ही पड़ेगा। अब अगर आपको इंटरेस्ट फ्री होम होम लोन चाहिए, तो मतलब कि आपका 40 लाख भी रहे और आपका 60 लाख बाद में आपको रिटर्न भी मिल जाए, तो आपको अपने होम लोन का कुछ 1 से 2% जो होगा, आपको उसका SIP खुलवा लेना चाहिए। SIP क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये दो टाइप में होता है, एक तो आपका म्यूचुअल फंड में रहेगा या फिर आपका इंडेक्स फंड में रहेगा। आपको इन दोनों में रिटर्न्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, मतलब कि मैक्सिमम इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो 13% का मिलता है। तो आपका 60 लाख वहां से रिटर्न हो हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपको इसके बारे में पता होगा, नहीं तो ये आपका पूरा का पूरा लॉस वाला सौदा होता है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। अगर किसी बंदे को SIP के बारे में पता नहीं होगा, तो वो किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड कहीं भी निवेश नहीं कर पाएगा। तो उसका ये 60 लाख रुपए उसको कैसे भी देने ही पड़ेंगे। बट अगर उसने इसका 1 या 2% रुपए SIP में हर महीने भरता रहा, SIP में हर महीने भरता रहा, तो उसको एक टाइम पीरियड के बाद में उतना रिटर्न मिल जाएगा। तो उसने जो इंटरेस्ट दिया था वो उसका क्या होगा? रिकवर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? देखो, मैं यहाँ पे जितने भी पैसे वाली बातें आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह बता रहा हूँ, ये वही बता रहा हूँ कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं। ओके, आइए देखिए यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि अगर SIP किसी ने चालू किया है 2000 रुपीज पर मंथ का, और इंटरेस्ट रेट मैंने मान के लिया 13%। ओके, आइए, तो देखिए यहाँ पर 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 30 साल के बाद उसके पास मालूम है कितने रुपए होंगे? उसके पास होंगे 70 लाख रुपए। और उसने इन्वेस्ट कितने होगा, वो मतलब उसने दो 2,000 रुपए 30 साल तक डाले हैं, वो टोटल उसने कितने डाले होंगे? उसने डाले होंगे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए डाले होंगे, तो ये टोटल उसको क्या हुआ? उसको 10 टाइम्स प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट 7 लाख का, मिलेगा उसको 70 लैक्स, मतलब इंसर्ट उसका 63 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। और उसने बैंक को इंटरेस्ट कितना दिया था? 60 लाख का, मतलब उसका 3 लाख तो यहाँ पर ज्यादा निकल कर आ गया। समझ गए आप लोग? ये होता है इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना। कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स को अच्छे से, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट आपके CDS के एग्जाम के लिए जो आपको पढ़ना है वो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। ओके, यही 37 टॉपिक्स आपको पढ़ने अच्छे से, जो मैं आपको सिखाऊंगा। बस मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ, रियलिटी में हम लोग को पढ़ना क्या है। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब देखो, पैसा ना कभी घर में लिक्विड मनी रखना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फायदेमंद कदम में कि आप लोग पैसा अपने बैंक में रखो। कि अगर पैसा आप लोग अपने बैंक में रखते हो तो उससे क्या होता है? उससे नेशन का ग्रोथ होता है। ओके, जैसे मान लो अगर आपने बैंक में अगर 1 रुपए भी रखा है ना सेविंग में, तो वो आगे जाकर मार्केट में 33 रुपए बन जाता है। कितना बन जाता है? 33 रुपए बन जाता है। कैसे बनेगा? मान लो किसी ने इस बैंक में 1 रुपए डाला, ओके, तो इस बैंक में से जो बंदा होगा वो जाके बाहर, मतलब वो किसी ने बैंक में एक एक में डाला, बैंक ने वो 1 रुपए किसी को लोन दिया, ओके। अब वो लोन वाला जो बंदा था, उसने वो अमाउंट किसी और को दिया, तो उसने अपने बैंक में डाला, उसने पैसा किसी और
को दिया तो उसने अपने बैंक में डाला, तो क्या हुआ, हर जगह से पैसा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। बाद में वो जो पैसा है अगर किसी ने कंपनी में इन्वेस्ट किया या फिर कहीं के स्टॉक मार्केट या शेयर वगैरह उसने बाय किए, तो क्या हुआ, पैसा आगे गया। पैसा जितने हाथों से, जितने बैंकों से जाएगा, पैसे की कीमत उतनी ही लगातार बढ़ती जाएगी। मान लो जैसे कि मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पर जैसे देख लो, आपने अगर 7 लाख रुपए 30 साल में इन्वेस्ट किए हुए हैं, ओके, आपने क्या किया यहाँ पे, 30 साल में 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए, तो आपका 1 रुपया कितना बनता है, 33 रुपये बनता है। तो यहाँ पे इसको 33 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 7 या 21, कैरी का दो, 7 या 21, और तो आपको कितना बन जाएगा, 22, मतलब 221 लाख, मतलब 2 करोड़ 21 लाख रुपए बन जाएंगे वो मार्केट में जाकर। जिसमें से आपको केवल मिला कितना, आपको मिला केवल उसका एक अमाउंट, 7 लाख रुपए, मतलब केवल 10 टाइम्स मिला आपको अपने अमाउंट का। बाकी जो 20 टाइम्स वाला पोर्शन था, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रॉफिट के रूप में मिल गया होगा। समझ गए आप लोग, ये होता है रियलिटी में, समझ गए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है कि मैं कहाँ का शेयर लूँ, एक एसआईपी खुलवा लो। आप लोग मिनिमम 500 रुपीज से चालू कर सकते हो। देखो, स्टूडेंट हो, जो हो, कुछ भी हो, अगर एक एवरेज बच्चा है जिसके पास फोन है देखने के लिए, वो महीने के 500 रुपये तो कहीं से भी अर्न कर सकता है। अपना बैंक में खाता खुलवाओ, प्रो ऐप वगैरह डाउनलोड करो, वहाँ पे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोग 500 रुपये से अपना एसआईपी खुलवा लो, कि इन फ्यूचर यही आपकी अर्निंग होगी और आपको यही फायदा देगी। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स में तो इंटरेस्ट अभी तक आ गया होगा। ओके, तो इसका जो इंट्रोडक्शन था अच्छे से इकोनॉमिक्स का, मैंने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन अभी तक आपको दिया नहीं, जो आपके बुक में लिखा हुआ है, ये मैंने सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको बताई बात। ओके, और जो इसका इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम से सिखाऊंगा, मतलब आपका जो भी टॉपिक वगैरह है वो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको आज का जो भी मैंने सिखाया अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक लेक्चर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।